वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक है। यही वो गीत था जिसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में नारे की तरह इस्तेमाल किया गया और जिसने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति का जज्बा जगाया। लेकिन आज करीब 1.5 सदी बाद यही गीत एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। सवाल है, क्या कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया था? क्या ये फैसला मुस्लिम लीग के दबाव में लिया गया था, या फिर उस समय के नेताओं ने राष्ट्रीय एकता और सभी समुदायों की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक फैसला लिया था? तो चलिए आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि वंदे मातरम की शुरुआत कहां से हुई, विवाद शुरू कैसे हुआ, 1937 में कांग्रेस ने क्या किया था, फिर 1950 में क्या बवाल हुआ था और अब 2025-26 में यह विवाद क्यों लौटा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी का एक खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वापस 19वीं सदी में जाना होगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि वंदे मातरम की शुरुआत कहां से हुई। वंदे मातरम के रचयिता थे बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उपलब्ध ऐतिहासिक सोर्स के अनुसार इसकी रचना 1870 के दशक में हुई थी और इसे 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। बाद में बंकिम चंद्र ने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक साहित्यिक रचना थी। इसका राजनीतिक जीवन में बाद में ये इसकी शुरुआत हुई। 1896 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। इसके बाद ये गीत राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी से लोकप्रिय होने लगा। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रतीक बन गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग इसे गाते और इसके नारे लगाते थे। यानी वंदे मातरम का राजनीतिक महत्व सिर्फ बाद के वर्षों में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दशकों में ही स्थापित हो चुका था। तो फिर इस पर विवाद शुरू कैसे हुआ? वंदे मातरम की मूल रचना सिर्फ 2 अंतरों तक सीमित नहीं थी। इसके बाद के हिस्सों में भारत माता को देवी के रूप में देखा गया और जोड़ा गया और दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे धार्मिक संदर्भ लाते हैं। यहीं से समस्या शुरू हुई। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई कि ऐसे धार्मिक संदर्भों वाला गीत सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करना कठिन हो सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, वंदे मातरम की आलोचना सिर्फ गीत के पहले 2 अंतरों को लेकर नहीं थी। विवाद मुख्य रूप से बाद के अंतरों और उनके धार्मिक संदर्भों से जुड़ा था और 1937 आते आते ये सवाल कांग्रेस के सामने भी गंभीरता से खड़ा हो गया। तो 1937 में कांग्रेस ने क्या किया? अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कलकत्ता में हुई। इस दौर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में थे। मामला सिर्फ ये नहीं था कि वंदे मातरम अच्छा गीत है या नहीं, सवाल ये था कि अगर इसे राष्ट्रीय मंच पर सभी भारतीयों का गीत बनाया जाए तो क्या इसका ऐसा रूप चुना जा सकता है जिसे अलग अलग धार्मिक समुदाय बिना आपत्ति के स्वीकार कर सके। इस सवाल पर रविंद्रनाथ टैगोर की राय बेहद महत्वपूर्ण बनी। टैगोर खुद 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गा चुके थे। 1937 में उन्होंने इस विवाद पर अपनी राय देते हुए कहा कि मूल कविता के संदर्भों को देखते हुए पूरी रचना कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है, लेकिन पहले 2 अंतरों ने अलग पहचान हासिल कर ली है और उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी समुदाय को आपत्तिजनक लगे। यानी टैगोर का तर्क था, पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बाकी रचना अपने साहित्यिक संदर्भ में बनी रह सकती है। फिर आता है 28 अक्टूबर 1937 का फैसला, जो इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम गाते समय केवल पहले 2 अंतरे गाए जाएं। साथ ही आयोजकों को किसी अन्य ऐसे गीत को गाने की स्वतंत्रता भी दी गई जिस पर किसी को धार्मिक या अन्य आधार पर आपत्ति ना हो। अब इन पहले 2 अंतरों की खासियत समझिए। इनमें भारत की प्रकृति और मातृभूमि का वर्णन है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी कि ऐसी धरती जो जल से भरपूर है, फल फूल से समृद्ध है और जिसकी हवाओं में
शीतलता है। इन दो अंतरों के बाद के हिस्सों की तरह देवी देवताओं के स्पष्ट धार्मिक संदर्भ नहीं आते, इसलिए कांग्रेस के उस समय के तर्क के मुताबिक यही हिस्सा राष्ट्रीय मंच के लिए अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य था। क्या ये फैसला सिर्फ मुस्लिम लीग के दबाव में लिया गया? अब यहीं से आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस फैसले की आलोचना की गई। 2025 में संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा में प्रधानमंत्री ने 1937 के फैसले को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में गीत के साथ समझौता किया और बाद में यही सोच देश के विभाजन तक पहुंची। लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं की व्याख्या अलग है। कांग्रेस का कहना है कि 1937 के फैसले में सिर्फ नेहरू या कांग्रेस का कोई एक नेता नहीं था, इसमें उस समय के कई प्रमुख राष्ट्रीय नेता शामिल थे और यह फैसला रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह तथा सभी समुदायों को साथ रखने की कोशिश के संदर्भ में लिया गया था। इसलिए इतिहास को सिर्फ कांग्रेस ने वंदे मातरम काट दिया या सिर्फ मुस्लिम लीग के दबाव में ऐसा हुआ कहकर खत्म कर देना पूरी तस्वीर नहीं बताता। असल में उस समय राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर एक बड़ा सवाल सामने था। क्या ऐसा गीत चुना जाए जो ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली हो लेकिन जिसके कुछ हिस्से कुछ समुदाय को धार्मिक रूप से असहज करते? 1937 का फैसला इसी समस्या का राजनीतिक समाधान था। तो फिर 1950 में क्या हुआ? अब आज बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, अगर वंदे मातरम को लेकर इतना विवाद था तो स्वतंत्र भारत ने इसे क्या दर्जा दिया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान दिया जाएगा और दोनों को समान सम्मान का दर्जा प्राप्त होगा। इस तरह स्वतंत्र भारत ने दोनों को अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण संवैधानिक राष्ट्रीय परंपरा में स्थान दिया। एक तरफ जन गण मन नेशनल एंथम, दूसरी तरफ वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। और यही स्थिति आज भी है। फिर 2025-26 में ये विवाद क्यों लौटा? वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 2025-26 में देश भर में विशेष कार्यक्रम हुए। संसद में भी इस पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अगस्त 2026 में विवाद ने नया राजनीतिक मोड़ लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 19 अगस्त को फैसला किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे ही गाने की परंपरा जारी रहेगी। इसके बाद बीजेपी ने 22 अगस्त को प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के इस रुख की आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान और उसकी पूरी ऐतिहासिक विरासत से समझौता नहीं किया जा सकता। यानी 1937 का फैसला, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की एक राजनीतिक और सामाजिक समस्या का समाधान था, आज फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी की वैचारिक बहस का हिस्सा बन गया है। तो आखिर 1937 की कहानी हमें क्या बताती है? वंदे मातरम का इतिहास सिर्फ एक गीत का इतिहास नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था और साथ ही ये तय करने की कोशिश भी कर रहा था कि आजाद भारत की राष्ट्रीय पहचान कैसी होगी। एक तरफ वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका थी, इसने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जोड़ा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बनाई। दूसरी तरफ भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता की चुनौती थी। 1937 में कांग्रेस ने पहले दो अंतरों को राष्ट्रीय सभाओं के लिए चुनकर एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसे उसके समर्थक समावेशी समझौता कहते हैं, विरोधी इसे तुष्टीकरण और ऐतिहासिक समझौता कहते हैं। इतिहासकारों और राजनीतिक दलों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक प्रतीक था और आज भी भारत के राष्ट्रीय जीवन में उसका विशेष स्थान है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि किसी राष्ट्रीय प्रतीक का इतिहास समझने के लिए सिर्फ आज की राजनीति को नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियों को, नेताओं की बहसों को और उनके लिए गए फैसलों को, उसके पूरे संदर्भ को देखना जरूरी है। क्योंकि वंदे मातरम का असली इतिहास किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपनी राष्ट्रीय पहचान भी गढ़ी। इसको राजनीतिक आरोपों से देखेंगे या उसके पूरे संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वंदे मातरम के शब्द भले पुराने हों लेकिन उससे जुड़ी बहस आज भी भारत की राजनीति, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान के सबसे संवेदनशील सवालों को सामने ला रही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको वंदे मातरम का पूरा इतिहास मालूम था? और अगर आपको नहीं मालूम था तो क्या आज की इस खबर के बाद आप वंदे मातरम को एक नए नजरिए से देखेंगे? जो भी आपको है लगता है कमेंट में जरूर बताइए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वंदे मातरम के राष्ट्रीय गौरव इतिहास को सभी जान पाए। और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.